हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए इंडिया जीके से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, मैक्स मुलर के मतानुसार आर्यों का मूल स्थान था तिब्बत, आर्कटिक क्षेत्र, मध्य एशिया और हंगरी क्षेत्र। तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया। ठीक है। और आर्यों के जो मूल स्थान के बारे में जो भी कथन है आपके, उनमें से सबसे ज़्यादा मान्य कथन मैक्स मुलर का है। ठीक है। और अगर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत आर्यों का मूल स्थान है। यह कथन किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, दयानंद सरस्वती का। ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र जो है वह आर्यों का मूल स्थान था। यह कथन किसका था? तो यह था बाल गंगाधर तिलक का। और हंगरी क्षेत्र जो है वह आर्यों का मूल स्थान था। यह कथन है आपके प्रोफेसर काइल्स का। इन विद्वानों के बारे में भी ध्यान रखना है, इनके बारे में भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। आर्य लोहे से परिचित थे। आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रीय ब्राह्मण से मिलता है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित चार महत्वपूर्ण कथन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान रखना, आर्य जो थे वह लोहे से परिचित थे, यह सत्य कथन है। ठीक है। आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, यह भी कथन सत्य है। वैदिक सभ्यता जो है वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह कथन भी सत्य है। और वैदिक सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता, यह थे आपके असत्य कथन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि वैदिक सभ्यता जो है वह आपके थी पितृ सत्तात्मक। ठीक है, पितृ सत्तात्मक, इसके बारे में ध्यान रखना है। और मात्र सत्तात्मक थी आपके सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपके मात्र सत्तात्मक थे और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, राजा के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान पाए गए थे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। तो राजा के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कौन से वेद में पाए गए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके ऋग्वेद में। ठीक है। और ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखना है कि इसमें 10 तो मंडल थे। ठीक है। 1028 सूक्त थे और 10,462 क्या थे? इसमें मंत्र थे। इनके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ऐसा कौन सा वेद है? ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। और यजुर्वेद में एक तो आपको ध्यान रखना है कि यज्ञों का वर्णन, विभिन्न यज्ञों का वर्णन भी आपके यजुर्वेद में है, प्लस हाथियों का वर्णन, यह हाथियों का वर्णन भी आपके यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। और यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया था? तो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया और शैली थी आपके चंपू शैली। चंपू शैली थी इसकी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो दशराज्य युद्ध हुआ था आपके भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में। ठीक है। और 21 नदी के किनारे हुआ था? गंगा, परोशनी, सरस्वती और यमुना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, परोशनी नदी के किनारे। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न हैं उन सभी को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास के अंत तक आपको बने रहना है
और नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रमाण चिन्ह है ब्रह्मचर्य, पूजा, साधना और यज्ञ। तो वैदिक धर्म और संस्कृति इसका प्रमाण चिन्ह है, कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? दूसरे मंडल में, 5वें मंडल में, 10वें मंडल में और 8वें मंडल में। तो गंगा नदी इसको किस नाम से जाना जाता था? तो जाह्नवी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसका उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 10वें मंडल में। ठीक है, तो यहाँ 3 चीजें मैं महत्वपूर्ण दिखाऊंगा आपको। ऋग्वेद में जो आपके हैं वह एक तो 2 से 7 जो मंडल है, दूसरे से 7वें मंडल को कहते हैं हम वंश मंडल। ठीक है, और तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का। ठीक है, और चौथे मंडल में किसका उल्लेख है? तो इसमें कृषि का उल्लेख है, कृषि को समर्पित मंडल है चौथा मंडल। ठीक है, और 10वें मंडल में आपके गंगा नदी का वर्णन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, धनुर्वेद उपवेद किस वेद से संबंधित हैं? जो आपके धनुर्वेद हैं यह एक उपवेद है और एक किस वेद से है चारों में से? तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो धनुर्वेद उपवेद जो है वह किस वेद से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद से। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको कि धनुर्वेद की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। ठीक है, और अगर हम अथर्ववेद के उपवेद की बात करें तो अथर्ववेद का उपवेद है आपके शिल्पवेद। शिल्पवेद, और शिल्पवेद की रचना की थी आपके विश्वकर्मा ने। ठीक है, और ऋग्वेद के उपवेद के बारे में देखें तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद की रचना किसने की थी? तो प्रजापति ने इसकी रचना की थी। ठीक है, और सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद इसका उपवेद है आपके, तो सामवेद का उपवेद है आपके गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद की रचना की थी नारद मुनि ने। नारद मुनि ने। ठीक है, और सामवेद जो है वह भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी था? कवि कीर्तन, रानी, पुरोहित और सेनानी। तो वैदिक युग में राजा के बाद जो मुख्य अधिकारी था वह कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न, वैश्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, सामवेद में और वाजस्नेही संहिता में। तो वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, वाजस्नेही संहिता में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, वशीकरण और जादू टोनने का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो वशीकरण और जादू टोनने का वर्णन किस वेद में मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद में। ठीक है, और सामवेद में मिलता है आपके संगीत का वर्णन, और यजुर्वेद के बारे में मैंने बताई दिया आपको कि इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से था? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और पुरुषमेघ यज्ञ। तो उत्तर वैदिक काल इसका ऐसा कौन सा यज्ञ था जिसका संबंध रथ दौड़ से था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है? गर्भाधान, पुंसवन,
चूड़ाकर्म और सीमांतोन्नयन। तो बच्चे के कुल या 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। और 16 संस्कार में से 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पूर्व किए जाते हैं, बाकी 13 संस्कार जन्म के बाद किए जाते हैं। और जन्म से पूर्व एक तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये तीनों संस्कार किए जाते हैं। और इसके बाद के जो सभी संस्कार है वह आपके जन्म के बाद किए जाते हैं, ठीक है। ये तीनों जन्म से पूर्व किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, चूड़ाकर्म। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, वैदिक सभ्यता मूल रूप से थी मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों और कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया आपको वैदिक सभ्यता जो थी वह ऑप्शन नंबर बी पितृसत्तात्मक थी, और मातृसत्तात्मक थी आपके सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15, वैदिक काल में एक स्वैच्छिक कर को कहा जाता था। एक स्वैच्छिक कर को क्या कहा जाता था? ब्रीहि, कयूथम, पिसज और बलि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, बलि जो था वह एक स्वैच्छिक कर था, ठीक है। जबकि वैदिक काल में ब्रीहि किसे कहा जाता था? तो चावल को कहा जाता था। गयुथम किसे कहा जाता था? तो गयुथम कहा जाता था आपके वैदिक काल में गेहूं को। और बीसज किसे कहा जाता था? तो वैद्य को, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से प्राप्त हुआ? तीसरे, पांचवें, आठवें और पहले। तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद के कौन से मंडल से प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे मंडल से, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, वैदिक काल में अमृतत्व का देवता कहलाते थे पूषण, सविता, वरुण और मरुत। तो अमृतत्व के देवता किसे कहते थे? ऑप्शन नंबर बी, सविता को। जबकि पूषण को कहते थे पशुओं का देवता, पशुओं का देवता। वरुण को कहते थे हम वर्षा के देवता, ठीक है, वर्षा के देवता। मरुत को कहते थे हम तूफान का देवता, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी आहत, सभा, विदत और समिति। तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? 17, 18, 19 और 20। तो पुराणों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 18, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी पुरोहित, विस्पति, ग्रामीणी और कुलूप। तो आर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी राजा, राजा के बाद दूसरी इकाई थी पुरोहित, पुरोहित के बाद थी विस्पति, ठीक है, विस्पति के बाद थी ग्रामणी, और ग्रामणी के बाद सबसे छोटी इकाई थी कुलूप। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुलूप सबसे छोटी इकाई थी, और ये इकाइयों का क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, आर्य शब्द का अर्थ है विद्वान, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? साथ के साथ में आंसर कमेंट करके बताना है आपको। ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को और अथर्ववेद को। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सामवेद को, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से असत्य कथन है आयुर्वेद, इसकी रचना की थी प्रजापति ने, धनुर्वेद की रचना की थी विश्वामित्र ने। ये आपके प्रमुख जो चारों वेद हैं उनके उपवेद हैं, और ये चारों इनके रचनाकार हैं। तो इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है?
गंधर्व वेद की रचना की थी शकुंतला ने और शिल्प वेद की रचना की थी विश्वकर्मा ने। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है आपके? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी नारद मुनि ने। ठीक है, ये आयुर्वेद जो है ये आपके ऋग्वेद का उपवेद है ये। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद। धनुर्वेद जो है वह आपके यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद जो है वह आपके सामवेद का उपवेद है और शिल्प वेद जो है वह आपके अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, इन चारों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? मुद्रा, दास, अनाज और गाय। तो ऋग्वैदिक काल, इसमें विनिमय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? आंसर कमेंट करके बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, गाय। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सर्वप्रथम चारों आश्रमों की जानकारी मिलती है छंदोपनिषद में, कंठोपनिषद में, आरोग्योपनिषद में और जाबालोपनिषद में। तो चारों आश्रमों की जानकारी कौन से उपनिषद में मिलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26, वैदिक कालीन लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा, लोहा, सोना और चांदी। तो वैदिक कालीन लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सरस्वती। तो ऋग्वेद जो है वह आपके सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 क्या है इसमें मंत्र हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में गंगा नदी का जो है उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है ऋग्वेद की? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सरस्वती नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें मिला है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, बृहदारण्यक ग्रंथ में, शतपथ ग्रंथ में और उपनिषद में। तो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये किसमें मिला है? तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, जबकि बृहदारण्यक में किसकी चर्चा मिलती है? तो पुनर्जन्म की। ठीक है, पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है आपके बृहदारण्यक ग्रंथ में। और शतपथ में मिलती है आपके मृत्यु पर चर्चा की, मृत्यु पर चर्चा। और उपनिषद में मिलती है आपके मोक्ष के बारे में जानकारी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29, वैदिक काल में बैलगाड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द हैं लांगल, कयुथम, तक्षण और अनस। तो ध्यान रखना, लांगल जो है वह वैदिक काल में हल को कहा जाता था। कयुथम जो है वह आपके गेहूं को कहा जाता था। तक्षण जो है वह आपके बढ़ई को कहा जाता था। और बैलगाड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, अनस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की और वैदिक सभ्यता से संबंधित आज के अंतिम प्रश्न की। ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि को समर्पित है? तीसरा, चौथा, नौवां और 10वां। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का तीसरा मंडल समर्पित है आपके गंगा नदी को। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वह आपके सोम नामक जो पेय पदार्थ है उसको समर्पित है और यहाँ उसका उल्लेख मिलता है। और 10वां जो है मंडल
तो इसके बारे में बताना आपको कौन सा किसका उल्लेख मिलता है इसमें। जबकि मैं बता देता हूँ इसमें कि 2 से 7 तक जो मंडल है वह आपके वंश मंडल है। ठीक है। और ऋग्वेद का कृषि को समर्पित कौन सा मंडल है? ऑप्शन नंबर बी चौथा मंडल है। ठीक है। तो दोस्तों आज ये क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले आप ऋग्वेद का एक सुपरफास्ट या वैदिक सभ्यता का सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। तो ध्यान रखना इसमें कि वैदिक सभ्यता जो थी वह आपकी एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। इसमें समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है। और इसमें मुख्य व्यवसाय था कृषि। ठीक है। और कृषि को समर्पित मंडल है चौथा। ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखना विनिमय का माध्यम क्या था इसमें? गाय। और जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने इसका आर्य की उत्पत्ति कहाँ से बताई है? तो आर्कटिक क्षेत्र से। जबकि हंगरी क्षेत्र या डेन्यू नदी घाटी जो है वहाँ पर उत्पत्ति बताई आपके प्रोफेसर गाइल्स ने। ठीक है। और तिब्बत को इनकी उत्पत्ति बताई आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जबकि मध्य एशिया बताई आपके मैक्स मुलर ने। और मैक्स मुलर का कथन सर्वाधिक मान्य कथन है। ठीक है। इन चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर करें। और साथ में मैं आंसर कमेंट करके ये भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।